आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आज हम जानेंगे नॉर्थ इंडियन रिवर सिस्टम्स एंड द इंडस सिस्टम। हाँ, तो जब हम हिमालय के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद आसमान को छूती हुई ऊंची बर्फीली चोटियां या फिर मीलों तक फैला हुआ एकदम शांत और सफेद सन्नाटा। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन ये जो क्रायोस्फीयर है ना, मतलब ये जो बर्फ का पूरा विशाल भंडार है, ये कोई जमे हुए पत्थरों का रेगिस्तान नहीं है। एकदम सही कहा। ये तो एक जीता जागता धड़कता हुआ इंजन है ना? मतलब भारत की 40% से भी ज्यादा आबादी सीधे तौर पर इसी जीवन रेखा पर निर्भर है। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक यात्रा पर निकलने वाले हैं, पहाड़ों की उन एकदम दुर्गम ऊंचाइयों से शुरू करके उपजाऊ मैदानों से होते हुए समंदर के विशाल डेल्टा तक। और ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि देखिए, अक्सर जब नदियों की बात होती है तो हम बस नक्शे पर बनी नीली रेखाओं को देखते हैं, लेकिन असल में ये नदियां भू राजनीति, इतिहास और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही जटिल सिस्टम है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो मुख्य रूप से 3 विशाल नदी घाटियों को डिकोड करता है: सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन तीनों के बीच का जो वैज्ञानिक अंतर है, उसे समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार टूल है, जिसे हम मास्टर डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा, तो ये मास्टर मैट्रिक्स काम कैसे करता है? मतलब इसमें क्या डेटा है? ये मैट्रिक्स हमें सिर्फ सतही जानकारी नहीं देता। अगर हम ग्लेशियर्स की संख्या को ही देखें तो डेटा बहुत चौंकाने वाला है। सिंधु घाटी में लगभग 3500 ग्लेशियर्स हैं। बाप रे, 3500? हाँ, और वहीं अगर गंगा घाटी की तरफ देखें तो वहां करीब 1000 ग्लेशियर्स हैं और ब्रह्मपुत्र में सिर्फ 660। रुकिए एक मिनट, सिंधु में 3500 और ब्रह्मपुत्र में सिर्फ 660। ये सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि सिंधु में कभी पानी खत्म ही नहीं होगा और ब्रह्मपुत्र तो कोई बहुत छोटी सी नदी होगी। यही तो इस डेटा का सबसे बड़ा कैच है। ग्लेशियर की संख्या सिर्फ पानी के वॉल्यूम को नहीं बताती। ये दरअसल ये दिखाती है कि कोई बेसिन जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। ओह, मतलब 3500 ग्लेशियर्स होने का मतलब है कि थोड़ा सा भी तापमान बढ़ा तो ये सारे छोटे बड़े बर्फ के भंडार एक साथ तेजी से पिघलने लगेंगे और इसका सीधा असर ये होगा कि नीचे मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। सिंधु बेसिन तापमान के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। मैं समझ गई। और गंगा बेसिन का क्या? वहां तो हजार ही हैं। गंगा बेसिन की समस्या अलग है। वहां ग्लेशियर भले ही कम हो, लेकिन वहां पानी की मात्रा से बड़ा संकट अत्यधिक प्रदूषण और जनसंख्या के भारी दबाव का है। और ब्रह्मपुत्र में सिर्फ 660 ग्लेशियर्स हैं, फिर भी उसमें पानी इतना ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि उस बेसिन में भयंकर मानसूनी बारिश होती है, तो वहां सबसे बड़ी चुनौती बर्फ का पिघलना नहीं है, बल्कि पानी के भारी वेग के कारण जो तट कटाव होता है, यानी इरोजन, वो वहां की मुख्य समस्या है। मतलब हर घाटी का अपना एक अलग कैरेक्टर है, अपनी अलग भौगोलिक बनावट है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत भारत के पश्चिमी छोर से करते हैं। सिंधु नदी, जिसे हम इंडस भी कहते हैं, ये सिर्फ एक नदी तो है नहीं, एक पूरी सभ्यता का पालना रही है। बिल्कुल, सिंधु नदी सच में एक भौगोलिक आश्चर्य है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो बोखरचू हिमनद है, वहां से निकलती है। और वहां से निकलकर ये सीधा भारत के लद्दाख में आती है ना? हाँ, लद्दाख की गहरी खाइयों को पार करती है, फिर पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से गुजरती है और अंत में अरब सागर में कराची डेल्टा के पास जाकर अपना मुहाना बनाती है। ये तो बहुत ही लंबा सफर हो गया। मतलब तिब्बत, फिर भारत, फिर पाकिस्तान। हाँ, कुल मिलाकर ये 2880 किलोमीटर की विशाल यात्रा है। अमेजिंग। और डेटा बताता है कि इसका जो औसत निर्वहन है, यानी डिस्चार्ज रेट, वो करीब 6600 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। जब इतना सारा पानी पहाड़ों से उतरकर पाकिस्तान पहुंचता है तो उसका असर कैसा होता है? असर बहुत प्रचंड होता है। मानसून के दौरान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बाढ़ का बहुत बड़ा खतरा रहता है, जिसे हम उच्च भेद्यता कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही पानी और उसके साथ आने वाली उपजाऊ मिट्टी पाकिस्तान की कृषि की एकमात्र जीवन रेखा भी है। और यहीं पर सबसे बड़ा भू राजनीतिक पेंच फंसता है। मतलब पानी जैसी अनमोल चीज जब सीमाओं को पार करती है तो वो सिर्फ प्राकृतिक संसाधन थोड़ी रह जाती है, वो तो एक कूटनीतिक टूल बन जाती है। बिल्कुल, और इसीलिए हमारे सोर्स में सिंधु जल संधि का जिक्र है।
1960 की वो ऐतिहासिक इंडस वाटर ट्रीटी। इसे अक्सर दुनिया का सबसे सफल जल बंटवारा समझौता कहा जाता है। हाँ, जिसमें भारत को पूर्वी नदियों का कंट्रोल मिला था, रावी, ब्यास और सतलुज, जो कि कुल पानी का करीब 20% है। एकदम सही। और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण दिया गया, जो कि लगभग 80% जल हिस्सा है। और इतने सालों बाद भी ये संधि कायम है। लेकिन देखिए, इसे कागजों पर सबसे सफल कहना एक बात है, क्या जमीनी हकीकत आज कुछ और नहीं है? मतलब 1960 में ना तो इतनी आबादी थी और ना ही क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा संकट। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। सफल शब्द का इस्तेमाल तो मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ये संधि युद्धों के बाद भी टूटी नहीं। लेकिन आज कृषि और औद्योगिक मांग इतनी बढ़ गई है कि पानी कम पड़ रहा है। सही बात है, और इसीलिए इन सहायक नदियों के नेटवर्क को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिंधु अकेली इतनी बड़ी नहीं है। जब इसमें पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि का पानी मिलता है, तब ये महानदी बनती है। तो एक एक करके इनकी बात करते हैं। चलिए, शुरुआत कश्मीर घाटी की आत्मा से करते हैं। झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता था। वितस्ता नाम ही कितना सुंदर है। इसका उद्गम तो पीर पंजाल के वेरीनाग झरने से होता है ना? बिल्कुल। वहां से निकलकर ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जाती है और त्रिमू के पास चिनाब में मिल जाती है। इसका प्रवाह लगभग 895 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है और भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट इसी पर है। और वुलर झील का मुख्य स्रोत भी तो यही है। लेकिन इसमें जो बाढ़ का पैटर्न है वो बहुत डरावना है। वसंत में जब बर्फ पिघलती है तो श्रीनगर घाटी में अचानक बाढ़ का खतरा बन जाता है। हाँ, वो इसका एक संवेदनशील पहलू है। अब इसके बाद हम आते हैं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पर, चिनाब, जिसका प्राचीन नाम अस्किनी है। चिनाब का भौगोलिक कैरेक्टर तो झेलम से एकदम अलग है। ये हिमाचल के बारालाचाला दर्रे से शुरू होती है, जहां चंद्रा और भागा नाम की 2 धाराएं मिलती हैं। एकदम सही। फिर ये हिमाचल और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान जाती है, जहां ये सतलुज में मिलके पंचनद का निर्माण करती है। इसका प्रवाह करीब 800 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। और भारत का प्रसिद्ध बगलिहार बांध इसी पर है। लेकिन डेटा में चिनाब के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी जुड़ी है, फ्लैश फ्लड्स की, अचानक आने वाली बाढ़। हाँ, खासकर लाहौल स्पीति जैसे ऊपरी इलाकों में जब बादल फटते हैं तो एकदम दीवार की तरह पानी आता है जो सब कुछ बहा ले जाता है। भयानक है। अब उन नदियों की बात करते हैं जो पूरी तरह भारत के कंट्रोल में है, जैसे रावी, जिसे इतिहास में परुष्णी कहा गया। रावी कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। इसका प्रवाह करीब 267 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। और इस पर रंजीत सागर बांध है। मैंने पढ़ा है कि ऐतिहासिक शहर लाहौर भी रावी के ही तट पर है। लेकिन मानसून में गुरदासपुर और पठानकोट में इससे बाढ़ भी आती है। बिल्कुल आती है। अब इसके बाद जो नदी आती है उसका कैरेक्टर सबसे अलग है, ब्यास नदी या विपाशा। ये वही नदी है ना जो कभी पाकिस्तान जाती ही नहीं? एकदम सही। ब्यास कुंड से निकलती है जो रोहतांग दर्रे के पास है। हिमाचल से होकर पंजाब आती है और हरिके नाम की जगह पर सतलुज में मिल जाती है। ये पूरी तरह भारत में बहती है। और इसका प्रवाह 499 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। इस पर मशहूर पौंग बांध भी है। कुल्लू मंडी में फ्लैश फ्लड का खतरा तो इसमें भी रहता है, लेकिन पंजाब की खेती के लिए ये एक बड़ा वरदान है। हाँ, और हरिके में ब्यास अपना पानी सतलुज को दे देती है। तो चलिए अब इस समूह की सबसे लंबी नदी सतलुज की बात करते हैं। प्राचीन काल में इसे शतुद्रु कहते थे। इसका सफर तो बिल्कुल सिंधु जैसा है। भारत के बाहर तिब्बत के राक्षस ताल झील से शुरू होता है। बिल्कुल। हिमालय को काटती हुई ये हिमाचल और पंजाब आती है और फिर पाकिस्तान जाकर मिठानकोट में सिंधु में मिल जाती है। इसका प्रवाह 530 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। और इस पर तो भारत का इंजीनियरिंग का चमत्कार भाखड़ा नांगल बांध खड़ा है। सिर्फ भाखड़ा ही नहीं, इंदिरा गांधी नहर का मुख्य स्रोत भी सतलुज ही है, जिसने राजस्थान के रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया है। हालांकि पंजाब के फिरोजपुर इलाके में इसके कारण बाढ़ की बहुत अधिक भेद्यता बनी रहती है। तो ये तो हो गई सिंधु और उसकी 5 नदियों की बात। लेकिन
सोर्स मटेरियल में नदियों के प्रबंधन को लेकर एक बहुत ही आधुनिक बात कही गई है, रिवर बेसिन मैनेजमेंट योजना, जो 2026 से 31 के लिए है। हाँ, ये केंद्रीय जल आयोग यानी CWC की योजना है। इसका बजट 2183 करोड़ रुपए है और इसकी तकनीक तो सच में साइंस फिक्शन जैसी है। वही ना, जिसमें GIS, लाइडार और ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। ये काम कैसे करता है? देखिए, लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक से हम प्लेन या ड्रोन से जमीन पर लेजर फेंकते हैं। इससे पूरे बेसिन का एकदम सटीक 3D मैप बन जाता है। अच्छा, तो इससे बाढ़ को कैसे रोकेंगे? जब हमारे पास एकदम सटीक मॉडल होता है तो हम कंप्यूटर पर सिमुलेट कर सकते हैं कि अगर 1 मीटर पानी बढ़ा तो वो किन गांवों में घुसेगा। इससे हम सटीक चेतावनी दे सकते हैं और इसी डेटा से भविष्य के 30 रिवरलिंक प्रोजेक्ट्स भी डिजाइन किए जा रहे हैं। वाओ, मतलब तकनीक से हम प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब इस डीप डाइव का रुख करते हैं भारत के हृदय स्थल की ओर, गंगा बेसिन। गंगा जो हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब नदियां हमारी संस्कृति में देवी हैं, लेकिन अगर हम इकोलॉजिकल रियलिटी या डेटा को देखें तो सच्चाई एकदम उलट है। ये पवित्रता और प्रदूषण का विरोधाभास गंगा बेसिन की सबसे कड़वी सच्चाई है। पहले इसका बेसिक ढांचा देखते हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में होता है और फिर ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है और अंत में मेघना डेल्टा के जरिए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कुल 2525 किलोमीटर का सफर है ये। और इसका प्रवाह देखिए, करीब 16,648 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना का संयुक्त रन ऑफ तो 610 क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा है। भारत की 40% आबादी इसी पर निर्भर है। लेकिन बिहार में जब कोसी और गंडक जैसी नदियां गंगा में मिलती हैं तो वहां भयंकर विनाशकारी बाढ़ आती है। बाढ़ तो फिर भी प्राकृतिक है, लेकिन सबसे बड़ा मानवीय संकट हमें यमुना नदी में दिखता है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना, जो यमुनोत्री हिमनद में बंदरपूंछ पीक से निकलती है। हाँ, और उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली होते हुए प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसका प्रवाह करीब 2950 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन दिल्ली NCT के बाढ़ के मैदानों में तो अक्सर जलभराव हो जाता है और प्रदूषण का तो पूछिए ही मत। सोर्स का डेटा साफ बताता है कि 1999 से 2010 के बीच निजामुद्दीन और आगरा कैनाल में BOD का स्तर बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा है। ये BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना नदी के लिए मौत के समान है। जब बहुत ज्यादा सीवेज और कचरा नदी में गिरता है, जिसे हम पॉइंट सोर्स प्रदूषण कहते हैं, तो बैक्टीरिया उसे तोड़ने के लिए पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ओहो, मतलब जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी तो मछलियां और पौधे कैसे जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं रह सकते। नदी का अपना खुद को साफ करने का सिस्टम खत्म हो जाता है। इसीलिए तो दिल्ली में यमुना का 22 किलोमीटर का हिस्सा आधिकारिक रूप से गंभीर रूप से प्रदूषित घोषित है। ये सच में बहुत ही डराने वाली सच्चाई है। तो चलिए अब इन मैदानी इलाकों से आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर, पूर्व का शक्तिशाली जल तंत्र ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो भारत की सबसे शक्तिशाली नदी है, इसका उद्गम भी मानसरोवर झील क्षेत्र के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। और तिब्बत में इसे सैंगपो कहते हैं ना? बिल्कुल। फिर ये भारत में अरुणाचल और असम से होते हुए बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसका प्रवाह तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करीब 19,800 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, ये तो भारत में सबसे ज्यादा है। एकदम सही। और इसी अकल्पनीय क्षमता के कारण असम में भयंकर वार्षिक बाढ़ और तट कटाव यानी इरोजन होता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप आज इसी इरोजन का शिकार है। और सोर्स में एक टर्म है ना, गुम्फित जलधाराएं या ब्रेडेड स्ट्रीम्स। ये क्या होता है? पानी खुद को कैसे गूंथ सकता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। पहाड़ से ब्रह्मपुत्र बहुत ज्यादा वेग के साथ भारी मात्रा में गाद या सिल्ट लेकर आती है, लेकिन असम के समतल मैदानों में आते ही इसकी स्पीड कम हो जाती है। अच्छा, तो वो जो सारा मलबा है वो वहीं जम जाता होगा? एकदम सही। वो मलबा नदी के रास्ते में ही जम जाता है। नदी चोक हो जाती है और पानी अगल बगल से नई छोटी और हिंसक धाराएं बना लेता है। ऊपर से देखने पर ये उलझी हुई लगती हैं। बाप रे! और यही धाराएं असम में किनारों को बेतहाशा काटती हैं। क्या खौफनाक मैकेनिज्म है। मतलब नदी का अपना ही लाया हुआ मलबा उसका रास्ता बदल देता है। बिल्कुल।
तो आप देखिए, पहाड़ों के उन ग्लेशियर्स से लेकर 60 साल पुरानी संधियों, प्रदूषण से लड़ती यमुना और असम को काटती ब्रह्मपुत्र तक, ये पूरा सिस्टम कितना जटिल है। सच में ये विशाल यात्रा बहुत ही आंखें खोलने वाली रही। और इसी के साथ अब वक्त आ गया है इस डीप डाइव के अंत में उन 3 विश्लेषणात्मक चिंतन के सवालों का जो हमारे दर्शकों को जरूर सोचने चाहिए। जी, पहला सवाल है विश्लेषण का। आखिर प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में हिमालयी नदियां अपने साथ इतनी अधिक गाद और पानी क्यों लाती हैं? इसके पीछे का वैज्ञानिक तंत्र क्या है? दूसरा सवाल है नीति का। आज के जलवायु परिवर्तन और पानी के संकट को देखते हुए 1960 की सिंधु जल संधि के वर्तमान भू राजनीतिक और कृषि प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होना चाहिए? और तीसरा सवाल है सृजन या भविष्य का। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए गंगा यमुना बेसिन के लिए लाइडार और जीआईएस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके एक ऐसा स्मार्ट सस्टेनेबिलिटी मॉडल कैसे तैयार किया जा सकता है जो प्रदूषण और बाढ़ दोनों को रोक सके? ये तीनों ही सवाल बहुत गहरे हैं और भविष्य के लिए बहुत जरूरी भी। उम्मीद है कि आप सब इन पर जरूर विचार करेंगे। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।